हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप के बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन में समझने और उनका एनालिसिस करने का काम करती है। ये फील्ड कई अलग अलग डिसिप्लिन्स और इंसाइट लेती है, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और मैनेजमेंट। और ये फोकस करती है कि किस तरह से ये एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट करती है। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और पर्सपेक्टिव हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को समझने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन्स एंड टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन एंड टॉपिक एक फंडामेंटल कंपोनेंट है जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मुख्तलिफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स के इंटीग्रेशन को स्टडी करता है। ये फील्ड मल्टीपल डिसिप्लिनरी है और अलग अलग सब्जेक्ट को कवर करती है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट पर असर डालते हैं। फर्स्ट है साइकोलॉजी का रोल। अब साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में सेंट्रल रोल प्ले करती है क्योंकि ये इंडिविजुअल बिहेवियर के जैसे कि फैक्ट्स को समझने में मदद देती है। ये पर्सनैलिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन और लर्निंग थ्योरीज को एक्सप्लोर करती है, जैसे कि मोटिवेशन थ्योरीज है। अब मोटिवेशन थ्योरीज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ये समझने में मदद देती है कि एम्प्लॉय को कैसे इंगेज और इंस्पायर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड एक वेल नोन थ्योरी है जो कहती है कि इंसानी ज़रूरतें एक हायरार्ची में अरेंज होती हैं और जब एक लेवल की ज़रूरतें पूरी होती हैं तब दूसरी लेवल ज़रूरियात में इंटरेस्ट बढ़ता है। फिर रोल ऑफ साइकोलॉजी में जो सेकंड लर्निंग थ्योरीज हैं, लर्निंग थ्योरीज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक्सप्लेन करती हैं कि लोगों के बिहेवियर में किस तरह से तब्दीली आ सकती है। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज कहती हैं कि रिवार्ड और पनिशमेंट के जरिए बिहेवियर में तब्दीली लाई जा सकती है। फिर इसमें आता है सोशियोलॉजी का रोल, मतलब रोल ऑफ सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी में ग्रुप के बिहेवियर्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट ग्रुप डायनामिक्स, कम्युनिकेशंस और सोशल सिस्टम को समझने में मददगार होते हैं। फर्स्ट, ग्रुप डायनामिक। जैसे कि ग्रुप डायनामिक का मतलब है कि किस तरह से इंडिविजुअल एक ग्रुप में काम करता है। ये ग्रुप की कंपोजिशन और उसके रूल और नॉर्म पर फोकस करता है। फिर सोशल सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये स्टडी करता है कि किस तरह से लोगों के सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में इंटरेक्शन होते हैं और ये उनकी प्रोडक्टिविटी और मोरली पर किस तरह से असर डालते हैं। थर्ड आता है एंथ्रोपोलॉजी का रोल, रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कल्चर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करती है। ये कल्चर डाइवर्सिटी, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन और ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को समझने में मदद देती है। फर्स्ट है कल्चर डाइवर्सिटी। अब कल्चर डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग काम करते हैं और ये मुख्तलिफ कल्चर किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट और प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। फिर आता है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन ये दिखाता है या ये देखता है कि किस तरह से अलग कल्चर्स से ताल्लुक रखने वाले इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और ये किस तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देते हैं। अब जो लास्ट है उसका है मैनेजमेंट का रोल, रोल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के प्रोसेस को फोकस करता है। इसमें जो फर्स्ट आता है वो है लीडरशिप स्टाइल। अब लीडरशिप स्टाइल मैनेजमेंट के टॉपिक्स में से एक है जो कि फोकस करता है कि डिफरेंट लीडरशिप अप्रोचेस किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन पर असर डालते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांसैक्शनल लीडरशिप हो गई। फिर सेकंड जो है इसका ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है और उसका इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी है और इफेक्टिवनेस पर किस तरह से होता है। फिर आता है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का वो कंपोनेंट है जो इंडिविजुअल लेवल के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। ये पर्सपेक्टिव कई टॉपिक पर फोकस करता है, जैसे मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, परस्पेक्शंस और एटीट्यूड। फर्स्ट आता है मोटिवेशन।
अब मोटिवेशनल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में सेंट्रल टॉपिक है, ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिविजुअल अपने बेस्ट परफॉर्मेंस किस तरह से अचीव कर सकता है। फर्स्ट है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, पहले भी एक्सप्लेन किया है इसको कि ये थ्योरी ये कहती है कि इंसानी ज़रूरतें एक हायरार्की में अरेंज्ड हैं और जब लोअर लेवल नीड पूरी होती है तो इंडिविजुअल्स हायर लेवल नीड की तरफ मूव करते हैं, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। अब जो हर्जबर्ग है का कहना है कि कुछ फैक्टर्स जॉब सेटिस्फेक्शन को प्रमोट करते हैं, मोटिवेटर, और कुछ फैक्टर्स डिससेटिस्फैक्शन को रिड्यूस करते हैं, जैसे हाइजीन फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो सेकंड है वो है पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। अब पर्सनैलिटी और एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेन करते हैं कि लोग किस तरह से वर्क इन्वायरमेंट में रिएक्ट करते हैं और किस तरह से अपने कॉलीग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट है। ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, ओपननेस, कॉन्सेंट्रेशियसनेस और न्यूट्रिसिज्म एक्सप्लेन करते हैं कि एक इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव करता है और इनका इम्पैक्ट टीम डायनामिक पर भी होता है। फिर इसमें आता है क्या, एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। अब एटीट्यूड जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर भी असर डालता है। थर्ड आता है परसेप्शन। अब परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से लोग अपने इन्वायरमेंट को इंटरप्रेट करते हैं और ये डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें परसेप्चुअल बाइसेस है, जैसे कि ये बाइसेस जैसे हॉलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग और सेल्फ सर्वाइविंग बेस ह्यूमन परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लास्ट है सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरेक्शन को समझने में मदद करता है। इसमें फर्स्ट आता है ग्रुप डायनामिक्स। अब ग्रुप डायनामिक्स ये एक्सप्लोर करता है कि किस तरह से ग्रुप में इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन होती है और ये टीम की प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस पर असर डालती है। फिर आते हैं रूल्स और नॉर्म्स। अब ग्रुप के अंदर रूल्स और नॉर्म डिफाइन होते हैं जो कि मेंबर के बिहेवियर को शेप करते हैं और इनका असर ग्रुप परफॉर्मेंस पर होता है। फिर आता है कोहेजन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब कोहेजन का मतलब है कि एक ग्रुप कितना यूनाइटेड और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी ये इंश्योर करती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफेक्ट ना करें। फिर इसका बी पार्ट है लीडरशिप एंड पावर। स्टूडेंट, लीडरशिप और पावर जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और एम्प्लॉय बिहेवियर को शेप करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है लीडरशिप स्टाइल। अब लीडरशिप स्टाइल के मुख्तलिफ स्टाइल है, जैसे कि ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। ये इन्फ्लुएंस जो होते हैं ना, ये इन्फ्लुएंस टीम प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय मोरल पर होते हैं। फिर इसमें आता है पावर और इन्फ्लुएंस टेस्टिस। अब पावर डायनेमिक इन्फ्लुएंस टेस्टिक्स ये लीडर के इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशंस को ओवरऑल कल्चर पर इम्पैक्ट डालते हैं। अब इसका जो सी पार्ट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक बहुत ही इसेंशियल फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पर डायरेक्ट असर डालता है। कम्युनिकेशन पैटर्न्स जो हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो सकते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को प्रमोट करता है। फिर आता है फीडबैक और लिसनिंग स्किल। फीडबैक और एक्टिव लिसनिंग स्किल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉय के इश्यूज रिजॉल्व हों और उनको ऑर्गेनाइज का इंटीग्रल पार्ट फील हो। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।